अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? अच्छा, एक आप लोग कहेंगे कि जी रोज़ आप हमें वार्न कर रही होती हैं, लेकिन आजकल वो दिन आ गए हैं दोबारा जब वार्निंग से ही दिन स्टार्ट किया जाए तो बेहतर है। हम बहुत अरसे से न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं और बहुत रेजिस्टेंस होती है लोगों की, जी ये न्यू नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल ही नहीं है, एंड इंशाल्लाह वी विल गो बैक टू द वे इट यूज्ड टू बी। अभी वो दिन नहीं आए। अभी आप प्लीज़ स्टिक टू द न्यू नॉर्मल, जिसका मतलब है कि आप अभी भी अपना फेस कवर रखें, आप मास्क पहने, हाथों को साफ रखें, लोगों से डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखें। पहले भी तो कुछ महीने इतना अच्छा चल ही रहा था, बिकॉज द नंबर्स आर स्टिल स्लोली एंड स्टेडली गोइंग अप। किसी दिन जरा बढ़ जाते हैं, किसी दिन कम भी हो जाते हैं। हाँ, तो होते हमारा हैं, मकसद यहाँ आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको याद जरूर दिलाना है कि आपने किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है। हम नहीं चाहते, पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं चाहता कि किसी चीज़ पर दोबारा पाबंदी लगे। लिटरली हम सब ये चाहते हैं कि शादियां भी चलती रहें, खाने भी हम बाहर जाके खाते रहें, शॉपिंग मॉल्स भी उसी तरह खुली रहें, क्योंकि ये सब जिंदगी की अलामतें हैं और इससे लोगों के रोजगार और कारोबार जुड़े हुए हैं। चूंकि हम सब इन सब चीज़ों को बंद नहीं होते देखना चाहते, इसलिए हमें खुद थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है। तो बस वो एक इट्स अ स्मॉल रिमाइंडर, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्पीच और एनीथिंग। बस सोचा कि ये थोड़ा सा रिमाइंड कर ही दें। दिन का आगाज हो रहा है, आप लोग भी तैयार हो रहे होंगे, कहीं पहुंच रहे होंगे। फॉरगॉटन कि हमने ये पिंक रिबन क्यों पहने हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि अक्टूबर का महीना ये आगाही के लिए मनाया जाता है, ताकि पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, आपको पता है साउथ एशिया में ख़वातीन में छाती के सरतान का मरज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़रा याद दहानी कराते रहते हैं कि तमाम बच्चियाँ, लड़कियाँ, ख़वातीन, माएँ, बहनें जो हमें देख रही हैं वो अपना ख्याल रखें। तो लिहाजा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पिंक रिबन ऑन मी एज वेल, तो मैं आज फिर एक पजल बनी हुई हूँ। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको कहीं मिलेगा तो बात है, बट एनीवे वील टॉक मोर ऑन दैट लेटर। तो हम ज़रा सियासी मंजरनामे पर क्या गर्मा गर्मी चल रही है। वैसे तो सर्दियां आ रही हैं मुल्क भर में एक्सेप्ट फॉर कराची। बाकी मुल्क में आपको खून की ठंडक का एहसास हो रहा होगा, वो मौसम की तब्दीली का एहसास शायद इस्लामाबाद वगैरह में तो अब रात को होना शुरू हो गया होगा। जस्ट दिस मॉर्निंग आपको पता है ना, फेसबुक पे एक रिमाइंडर आता है कि लास्ट ईयर एट दिस टाइम या 2 years बैक हमारा मौसम पिछले साल तक कुछ बेहतर हो जाता था अक्टूबर में, इवन इन कराची आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैंने जो तस्वीर लगाई हुई थी उसमें कुछ बादल भी थे और बड़ी सेटिंग हुई थी अच्छी सी, बट इट्स नॉट द केस। मेमोरी आई थी यानी कि आपकी, हाँ, वो जो फेसबुक मेमोरी जो होती है उसमें पता चल जाता है ना, आपको याद आ जाता है। जरा बताइए कि आपके शहरों का क्या हाल है, आपके गांव देहात, आप जहां भी रहते हैं, आप हमें लिख के बताइएगा कि आपके इलाके में मौसम कैसा है। क्या सर्दियों की आहट आपको महसूस होना शुरू हो गई है? बड़ी शायराना आपने बात की, सर्दियों की आहट क्या मतलब है? मतलब कि सर्दियां आ गई हैं कि नहीं है? नहीं, वो एक अच्छा, जब सर्दियां आ रही होती हैं ना, तो या तो रात को एहसास होता है कि ठंड आ रही है, या फिर अर्ली मॉर्निंग एहसास होता है कि ठंड आ रही है। तो वो जो अर्ली मॉर्निंग आपको हल्की सी ठंड लग रही होती है, उसको आपको पता है कि मौसम तब्दील हो रहा है। दैट्स वेरी ट्रू। ओके फाइन, हमारा नहीं हो रहा तो लिहाजा हम थोड़े से खुश हैं। हाँ, हम आपके लिए ही खुश हैं। तस्वीरें भेजें जल्दी से, बट लेट अस टॉक अबाउट सम पॉलिटिक्स हियर। जरा गर्मा गर्मी है, हाँ, काफ़ी मतलब चीज़ें चेंज भी होती हमें नज़र आ रही हैं। आपको बताएं कि मौलाना की सरबराही में पीडीएम हुकूमत के खिलाफ बज़ाहिर फैसला कुन तहरीक चलाने को तैयार है और पीपल्स पार्टी अलबत्ता इतनी जारहाना नज़र नहीं आती। अपोजिशन के तहत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तंजीमी ढांचे और जलसों के स्केड्यूल का फिर रद्दबदल कर दिया गया है। पीडीएम के जलसों का आगाज़ 16 अक्टूबर को गुजरांवाला से होगा, दूसरा जलसा 18 अक्टूबर को कराची में होगा। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में, 18 अक्टूबर को कराची में, कोयटा में जो जलसा है वो 25 अक्टूबर को, 22 नवंबर को पेशावर के अंदर, 30 नवंबर को एक जलसा मुल्तान के अंदर, 13 दिसंबर को सबसे बड़ा जलसा लाहौर में मुनक्किद होगा। पीडीएम का पहला जलसा 11 अक्टूबर को कोयटा में होना था, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी। अब कोयटा में 25 अक्टूबर को जलसा होगा। पीपल्स पार्टी इस सारे अमल में शामिल तो है, लेकिन ज़रा पीछे पीछे हमें शायद नज़र आ रही है, या हमें लग रहा है कि ज़रा पीछे पीछे। आसिफ जरदारी कहते हैं कि अभी तो अपोजिशन ने बिस्मिल्लाह की है। आसिफ ने आपसे मुतल्लिक़ बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं? उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा अपोजिशन आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? जी बिल्कुल। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई है, उस हवाले से
आजकल बेटा 10 बिलियन ये हैं जो आपके हाथ में हैं। जब 10 बिलियन ये हों पाकिस्तान में तो फर्क कोई नहीं। मजीद कितना टाइम देख रहे हैं हुकूमत को? आपको बताएं कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की हालिया तहरीक में मुस्लिम लीग नून अब तक सबसे आगे है। अपोजिशन के इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी का किरदार खासा अहम है क्योंकि सिंध में इसकी हुकूमत है और आगे बढ़ने की सूरत में इसे ये कुर्बानी देना पड़ सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मंसूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से तज्ज़िये हैं, बहुत सी बातें हैं कि पीपल्स पार्टी शायद कभी भी सिंध हुकूमत की कुर्बानी ना दे, ये इनकी ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी शायद एहतजाज में उतनी पेश ना हो जितना कि बाकी जमातें हैं। चौधरी मंसूर साहब से ज़रा क्लियर कर लेते हैं। चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत के खिलाफ भरपूर जारहाना अंदाज इख्तियार किए हुए है, हुकूमती रहनुमा भी उन्हें भरपूर जवाब दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान PDM की तहरीक की तैयारियों में हैं, कराची में भी जलसा होगा। जाहिर है कि अपोजिशन इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी से ज़्यादा तवक्कुआत होंगी, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू सिंध एंड कराची। तो क्या तैयारी करेंगे इसके लिए आप लोग? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले से तैयार है। कराची में सानिया कारसाज का 18 अक्टूबर को जलसा है जिसमें बाकी जमातों को भी दावत दी गई है और वो जलसा होगा। उसके बाद कोयटा है। हमने पंजाब में भरपूर तैयारी की है। हमारी मीटिंग हुई है जिसमें हमने ये फ़ैसला किया है कि हर डिवीजनल लेवल पे हम जलसे करेंगे और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत भी निकल रही है। सारी क़यादत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम सूबों, कश्मीर, GB के अंदर तो इलेक्शन हो रहे हैं, सबको कह दिया गया है कि आप अपनी अपनी तैयारी करें और तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। तो तैयारी तो हम पूरी भरपूर कर रहे हैं। अच्छा, ये चौधरी साहब ये भी एक वजाहत अगर आप दे सकें, PDM से मुतालिक भी ये नज़र आ रहा है कि इब्तिदा में ही जलसों की तारीख से लेकर इत्तेहाद की सरबराही के मामलात में चले इख्तलाफ तो नहीं लेकिन कन्फ्यूजन ज़रूर रही है। तो इस तरह क्या आपको लगता है कि इत्तेहाद मौसर काम कर सकेगा? नहीं, देखिए, इब्तिदा में थोड़ा सा जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें स्लो भी होता है और जब स्टार्ट होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन फिर अगर आप उसको गौर से देखें तो सरबराही यूनानिमस हुई है। मियाँ नवाज शरीफ ने नाम अगर उनका प्रपोज़ किया है तो बिलावल साहब ने तायद की है और वो रोटेशन की बेस पे होगा अगले आने वाले दिनों में। MRD की तहरीक का हमारे सामने, सबके सामने तजर्बा है। दूसरी बात यह है कि आप इसको दूसरे एंगल से देखें। जलसों की तारीख का कन्फ्यूजन हुई चूँकि वो 11 की तारीख में जलसा नहीं करना चाहते थे बलूचिस्तान की पार्टीज़, तो उन्होंने डेट 18 कर दी। 18 को उनके इल्म में नहीं था कि हम हर साल सानिया कारसाज पे जलसा करते हैं, तो वो उन्हें नहीं इल्म था। जब उनके इल्म में लाया गया तो उन्होंने वो बात तस्लीम कर ली और जलसों की तारीख आगे कर दी। ये कोई बात नहीं है, ये जो भी होगा यूनानिमसली होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी, वो होनी भी चाहिए। हम कोई एक ना पार्टी हैं ना हमारा मंशूर एक है। हम एक इत्तेहाद पे, एक जो यूनाइटेड फ्रंट है उस पर इकट्ठे हैं कि इस हुकूमत को जाना है चूँकि इसने लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर दी हैं महंगाई, बेरोज़गारी और मसाइल से। अच्छा चौधरी साहब, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी किसी किस्म के दबाव में नहीं है। जरदारी साहब के खिलाफ एक के बाद एक केस सामने आ रहा है, फर्द जुर्म आयद करने का सिलसिला अभी तक जारी है। इसका मुकाबला कानूनी तौर पर तो करेंगे या फिर सियासी लड़ाई के लिए क्या तैयारी है आपकी? कानूनी महाज पे तो आप लड़ते रहेंगे, सियासी लड़ाई भी लड़ेंगे? देखिए, हम कानूनी चीज़ें कानूनी तौर पर लड़ते हैं, अदालतों से लड़ते नहीं हैं। अदालतों में अपने केसेस लड़ते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को कत्ल कर दिया गया लेकिन हम उन अदालतों के अंदर रहे। लेकिन हम ये कहते हैं कि तमाम इदारे अपना अपना आइनी रोल जो है वो प्ले करें। अगर तमाम इदारे अपना आइनी रोल नहीं प्ले करेंगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। पार्लियामेंट को अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए, अदलिया को अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए, इस मुल्क की मिलिट्री, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को और इस्टेब्लिशमेंट को अपना आइनी रोल अदा करना चाहिए, मीडिया को अपना आइनी रोल अदा करना चाहिए। जब ये सारे इदारे अपना अपना रोल अदा करेंगे तो असल इशू इस मुल्क के लोग हैं, उनकी भूख है, उनकी बीमारी है, उनका जो इशू है वो है और उस पे सबको मिलकर तवज्जो देनी चाहिए। और इससे आने वाले दिनों में ये चीज़ें बिल्कुल आपको नज़र आएंगी कि किस तरह से सॉर्ट आउट हो रही हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं।
चलें लेट्स सी क्या होते हैं आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी ज़रा क्विकली हम टॉपिक बदलेंगे और इस बारे में हम बताते रहेंगे आपको, लेकिन ज़रा नेशनल T20 कप की बड़ी धूम है और आपको पता है कि इस दफ़ा बड़ा अच्छा है। मे बी और कोई क्रिकेट है नहीं देखने के लिए। एंटरटेनमेंट फॉर पीपल हु एक्चुअली फॉलो क्रिकेट। तो जल्दी से आपको अपडेट और इसको जरा इस दफा बड़े स्केल पर नशर भी किया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है, तो सबका इंटरेस्ट भी बन गया है। और फिर इसकी पूरी कमेंटेटर्स होते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे भी पहले एक हाइप क्रिएट होती है, मतलब देयर इज अ बिग फॉलोइंग फॉर दिस। आपको बताएं कि नेशनल T20 कप मकबूलियत के झंडे गाड़ रही है और वजीर आज़म इमरान खान की रीजनल क्रिकेट की हिमायत बज़ाहिर रंग ला रही है। मैचेस की बात करें, नजर नहीं आते, तमाशाई नजर नहीं आते। ओके फाइन, बट अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल डू वॉच दीज मैचेस ऑन टीवी। हाँ, तो आपको पता है कि आपके शहर में हो रहे हैं, आपको ये भी पता है कि दिस न्यू नॉर्मल थिंग जिसमें आप बाहर नहीं निकल सकते, इस तरह हर जगह नहीं जा सकते। सो क्रिकेट कहीं भी हो रही हो तो हम जैसे लोग पहुंच जाया करते थे, लेकिन सिंस इट इज इंडीड द न्यू नॉर्मल तो अब हम जरा घर से ही देख सकते हैं। शो शाहीन आफरीदी कुछ विकेटें तो दिखा देना, कुछ वो भी साथ साथ दिखा रहे हैं और साथ हम चाह रहे हैं कि आप जरा इर्द गिर्द ग्राउंड की सूरत हाल भी देखें कि यही वो ग्राउंड है जो कचाकच तमाशाइयों से भरे होते थे और अब इन दिस न्यू नॉर्मल आप जो है नहीं जा सकते और सिर्फ घर पर ही। और खिलाड़ी भी सॉर्ट ऑफ दिस न्यू नॉर्मल के साथ यूज्ड टू होने की कोशिश कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। यू नो पर्टिकुलरली टेनिस वगैरह में आपको पता है बड़ा मुश्किल होता था, अगर ऑडियंस की प्रेजेंस होती है तो उसकी एक आदत होती है। फुटबॉल भी इंटरनेशनल मैचेस में फुटबॉल आजकल अगर आप देख रहे हो तो आपको पता है ना, उन्होंने पूरी वो स्क्रीन्स लगाई हुई है जहां ऑडियंस बैठती है, जहां स्पेक्टेटर्स होते हैं, वहां वो फेक तस्वीरें हैं और फिर शोर एक फेक किस्म का होता है। एक सेंस दिया जा रहा है एज इफ स्टेडियम जो है भरा हुआ है, लेकिन बिल्कुल नहीं भरा होता। सो दिस इज इंडीड द न्यू नॉर्मल। अच्छा जी, ज़रा ये भी देखें कि अमेरिका के सदर ट्रंप का क्या हाल है। आपको पता है ना उनको कैसी तबीयत है उनकी? कैसी तबीयत? बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई, बात नहीं हो सकी, राब्ता नहीं हो सका। अच्छा जी, आपको बताएं कि अमेरिका में कोरोना से, वैसे है तो खबर ज़रा मुश्किल सी, तो अमेरिका में कोरोना से 2,15,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। अंदाज़ा करें हमारा फिगर जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 समथिंग है और यहाँ लाखों की बात कर रहे हैं हम। अमेरिका में मुतासरा अफराद में अमेरिकी सदर ट्रंप भी शामिल थे, जिन्हें अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन ट्रंप ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही मुतनाज़े बयान दाख दिया है। कहते हैं कि कोरोना से मुतासरा अफराद घरों में ना रहें, बाहर निकलें। क्या है ये बंदा, पता नहीं, सुन ले जरा। बाइडेन ने मजम्मत की ऑब्वियसली, और बाइडेन के मुताबिक ट्रंप ने खुद कोरोना का शिकार होने के बावजूद ये बयान दिया है। ये बात उन 2 लाख खानदानों को बताइए जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है। अच्छा, जब एक ही बीमारी, एक ही, बिल्कुल हम इनसेंसिटिव बयानात की बात करें ना, जब एक बीमारी से आपके मुल्क में इतनी तबाही मच गई है कि 2 लाख से ज़ायद अफराद लुक़मा अज़ल बन गए, मौत के मुँह में चले गए, ज़ाहिर है उनकी ग्रीव्ड फैमिलीज़ भी हैं और उनके ख़ानदान वाले, उनके दोस्त अहबाब सभी इस दुख और इस सदमे में मुब्तला होंगे। और आप एकदम से आपके मुल्क का सरबराह आके कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और मुझे देखें मैं तो बाहर निकल आया हूँ, हम काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो जाता है मामला और काफ़ी ज़्यादा शदीद किस्म का इनसेंसिटिव इंसान है ये। चले, ये तो हमने आपको बता दिया कि अमेरिका में लेटेस्ट क्या हो रहा है। वो अभी सदर बीमार हुए ही थे कि ठीक भी हो गए। हम आपको पता नहीं है ये बीमारी जो है ना, पता नहीं लगता, वापस भी आ सकती है इस तरह से। अभी क्या पता, अभी तो वैसे ठीक फील कर रहे हैं। हाँ, और ये वैसे एक दफ़ा ये भी चेक you know you have seen almost everybody in your house as well होता है कि एक दिन जरा अच्छा गुजरता था, एक दिन बहुत बुरा गुजरता था। मास्क मतलब अब तो पहन के थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर कर दो। I have issues with leaders who are not wearing masks, और जिन्होंने कुछ महीनों में मास्क नहीं पहना। मतलब हम क्या लोगों को इंस्पायर करेंगे? और ये न्यू नॉर्मल की जो हम बात करते रहते हैं, व्हेन यू आर सो रेजिस्टेंट टू दैट काइंड ऑफ चेंज। अच्छा, हम यहाँ पे अपने लीडरान की फ्रॉम वजीर आजम नीचे तक हम तारीफ करेंगे कि हमारी जो भी पब्लिक गैदरिंग्स, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, सब हमें मास्क पहने हुए नजर आते हैं, which is a great message to give to the public. It took a while for us to get there as well, but अब we are definitely, we know. तो आपको बताएं कि कोरोना की एक और लहर का खतरा सर पर खड़ा है, मगर क्या कीजिए कि अवाम कोरोना को संजीदा लेने को तैयार नहीं। SOPs पर अमल दरामद ख़त्म ही ना हो जाए, ये काफ़ी डर लगता है। हुकूमत को ये यकीनी बनाना होगा। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद
6,523 हो गई है, 6,523। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 467 नए केसेस सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट के जरिए कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया गया है। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल करने और कोरोना की रोकथाम के इक़दाम को सराहा गया है। सो दैट इज़ इट। ये सारी सूरत हाल है। फिर हम कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, इस मुल्क की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ मुल्क में आउटिंग क्या है? क्या आउटिंग है? सिर्फ खाना पीना। और जाहिर है कि लाखों लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक है। इसमें हमें सिर्फ जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। अच्छा जी। तो हम अगर ये कर लेंगे मुजाहिरा, फिर ये इंडस्ट्री सफर नहीं करेगी। और अभी भी क्यों बता रहे हैं, पूरा साल ये करते हुए गुजरा है, तो अभी क्यों भूल रहे हैं? एनीवे जी, वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान भर में कोरोना के केसेस में इजाफा भी देखा जा रहा है और वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि सर्दियों में कोरोना की नई लहर आ सकती है, ये उनका बयान था। तो ये नई लहर कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका कुछ हमें बताइए। कोई भी कोरोना की लहर अगर आए वो वाकई परेशान कुन बात होगी, और वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। नंबर ऑफ़ केसेस थोड़े बढ़े हैं, ख़ास तौर पे सिंध की प्रोविंस के अंदर और कराची के अंदर। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आज के दिन में अगर मैं केसेस देखूं तो 129 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं और किसी कोई फतीदगी नहीं हुई। ये एक खुशाइन बात है जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है। पंजाब में अभी भी इन्फेक्टिविटी रेट जो है बाकी सूबों से बहुत कम है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कही है उसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जब मौसम बदलता है, सर्दियाँ आती हैं, लोगों की थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी कम होती है, फ्लू जैसे बहुत सारी और बीमारियां सामने आती हैं, तो चांसेस ये भी हैं कि कोरोना की कोई रीसर्जेंस ना हो। इसलिए लोगों को हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले हुकूमतों ने जो लॉकडाउन जैसे सख्त इक़दाम किए थे, फैसले किए थे, इनसे कोरोना के फैलाव से ज़्यादा बड़ा फैक्टर ये था कि लोग SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं थे। इस दफ़ा क्या लोग मोहतात हैं या अब भी आपको वही नॉन सीरियसनेस नज़र आ रही है? हम उम्मीद रखते हैं कि पिछले 9 महीने में जो मुसलसल हमने एक सबक पढ़ाया है, उस सबक का अल्लाह ताला असर लाए लोगों पर। लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें जो है वो इंसान खुद जब हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करता है उसी से मदद मिल सकती है, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग। और जो बाशऊर लोग हैं, मैं यकीन जाने, वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, और अगर सारे बाशऊर लोग इसी तरह एहतियात करते रहे तो मैं यकीनन आपको बता रही हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ख़तरा इस बात का है कि लोग इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं, उनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो 2 तबकात हैं जिनका बहुत ज़्यादा आपने हिफाजत करनी है, एक अपने बच्चों की और दूसरा आपने बूढ़ों की। घर के अंदर जो बूढ़े हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। घर में आप जब जाएं तो मेहरबानी करके मास्क पहन के रखा करें। वजह यह है कि जब आप बूढ़ों बाहर से आए हुए आप आके घर के बूढ़ों को एक्सपोज करते हैं। हाथ जो हैं वो आप धो के रखा करें। और सबसे बड़ी ये बात है, मैं हमेशा कहती रही कि अम्मी के गले लगने को तो बहुत दिल करता है और अब्बू के गले भी लगने को बहुत दिल करता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए परहेज़ करिए ताकि आप ये वबा घर में ना फैलाएं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि यही वो डिस्टेंसेस है, यही वो सेक्रीफाइसेस हैं, आई वुड से, जो कि देनी चाहिए। घर के विद इन द होम अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो अपने घर वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, इतने करीब आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अब सब हुकूमतें वफाक से राब्ते में हैं, चीज़ों को करीब से मॉनिटर किया जा रहा है, तो खुदा न खास्ता हालात बिगड़े तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या लॉकडाउन की तरफ वापस जाएंगे या स्मार्ट और माइक्रो जो लॉकडाउन चल रहे हैं वो ही काफ़ी होंगे? अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी कि अब ये वबा जब कम हुई तो आपको पता है कि रोज़मर्रा के काम शुरू हो गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, हस्पताल जो पहले आपको पता सिर्फ कोरोना के साथ डील कर रहे थे, अब मेजॉरिटी अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने। अल्लाह करे कि ये सब कुछ कंट्रोल में रहे, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ही हमने इख्तियार करनी है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ रखे कोई बहुत बड़ी वबा की कोई स्पीक आई तो फिर सोचना पड़ेगा और ना कंप्लीट लॉकडाउन। अभी फॉर द टाइम बीइंग जो हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन के, कि जिन इलाकों के अंदर कोई केस ज़्यादा आए उनका लॉकडाउन करेंगे और
जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, और इस वक्त पंजाब के अंदर रोज़ाना के बिल्कुल 9 से 10 हज़ार हम टेस्ट कर रहे हैं। अब तक 12 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। तो ये चीज़ें, ये हिफाजती इक़दाम हम उठाई रखेंगे, और अगर लोग एहतियात करें, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वबा पे मुकम्मल तौर पे हम काबू कर लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एंड हम सबको बस एहतियात करनी है, ख्याल रखना है। अगर हम ख्याल करेंगे तो सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे और फिर खुदा न खास्ता लॉकडाउन हुआ तो फिर हम शिकवा ना करें, फिर शिकायत नहीं करें। आपको एक एग्जांपल, जैसे हम हमेशा न्यूजीलैंड की हर अच्छी चीज़ में न्यूजीलैंड की एग्जांपल आपको देते हैं, तो दे वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिन्होंने कंट्रोल कर लिया, कोरोना ख़त्म कर लिया। फिर उनके यहाँ भी सेकंड एक वेव आई जहाँ लोगों को और केसेस वगैरह निकले। कल परसों वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन का एक और स्टेटमेंट था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिन्होंने कहा कि वी बीट कोरोना वंस अगेन। तो यानी एक दफ़ा पहले भी कर चुके थे, दोबारा से किया, अब दोबारा से वहाँ कोई इन्फेक्शंस नहीं है। आपको पता है हम अल्टीमेटली एक ज़राई मुल्क हैं। ज़रात हमारी यहाँ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और किसानों को ज़ाहिर मसाइल भी हैं, और ज़रात पर हमारा सारा इन्हिसार है, तो इसको फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम भी होने चाहिए। वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज़, पाकिस्तान सालाना $2 अरब से ज़ायद मालियत का चावल मुख्तलिफ ममालिक को बरामद करता है और दुनिया भर में चावल बरामद करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। दुनिया के 100 ममालिक में जाने वाला पाकिस्तानी चावल खुसूसन बासमती बहुत मकबूल है, लेकिन यूरोप को बासमती चावल की बरामद पर भारत इजारादारी कायम करने की अब कोशिशों में लगा हुआ है। भारत, आपको बताएं कि 11 सितंबर को यूरोपीय यूनियन में भारत ने दरख्वास्त जमा कराई कि बासमती चावल उसकी जोग्राफिया निशानी है और ये भारत की पैदावार है। बासमती चावल इस वक्त पाकिस्तान और भारत दोनों की पैदावार के तौर पर रजिस्टर्ड है। अगर यूरोपीय यूनियन में भारत का लेबल बासमती चावल पर लग गया तो पाकिस्तान बासमती के नाम से यूरोप को चावल बरामद नहीं कर सकेगा। भारत की इस दरख्वास्त पर 3 माह के अंदर अपील की जा सकती है। पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान बिल्कुल, उन्होंने भारतीय साजिश का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान किया है। हुकूमत भी मदद को तैयार है और भारत इसलिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि पिछले 3 सालों से पाकिस्तान से बासमती की बरामद दुगनी हो चुकी है। आप देखें कि कितनी पेटी ट्रिक्स हैं और ये कितनी बहुत ही घटिया हरकत है कि लेकिन ये सारी लॉबिंग की बात है। अगर उनका वहाँ पलड़ा जिसको कहते हैं भारी है तो they can get this done as well। और इसलिए हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टर कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हुकूमत का इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा तो आप सोच नहीं सकते ये कितना बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। के हवाले से इंडियन बासमती में पेस्टिसाइड ज्यादा होने की वजह से एक्चुअली भारत को नुकसान का सामना है और सूरत हाल में पाकिस्तानी बासमती की मांग मुसलसल बढ़ रही है और ये उनको हजम नहीं हो रहा। इस वक्त हमारे साथ राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के नायब सदर फैसल जहांगीर मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। मलिक साहब, भारत बासमती को अपने नाम करना चाह रहा है, जाहिर है जिस ब्रांड से हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, क्या नुकसान हो सकता है इससे पाकिस्तान का? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भारत का कोई डायरेक्ट टारगेट पाकिस्तान नहीं है। 2004 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के जिनीवा में एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि जिसमें डिसाइड किया गया था कि बासमती इज अ क्रॉप ऑफ बोथ कंट्रीज और उस टाइम में यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि आप इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन लॉ GI लॉ के तहत आप इसकी जियो टैगिंग करवाएं। तो इंडिया ने बेसिकली अपना राइट डिफेंड किया है एज पर दैट एग्रीमेंट ऑफ 2004। पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान ने अपना राइट भी डिफेंड करना है और उसको अपोज भी करना है, बिकॉज द बेसिस दैट इंडिया हैज यूज्ड कि जिस तरह उन्होंने बीच में मिसाल दी वो 1766 के हीर रांझे के वाकये में वारिस शाह ने कहा कि जी बासमती की खुशबू के बारे में कुछ उन्होंने बोला, और अब जो वारिस शाह था ही वाज बॉट एंड रेज्ड इन जंडियाला शेर खान और वफात पाई उन्होंने पाकपतन में। तो दिस इज प्रेजेंट है पाकिस्तान। तो इस वजह से वो भी उनके जो बेसिस हैं दे आर रॉन्ग, दे नीड टू बी करेक्टेड और उनकी बेसिस पे फिर उनको दोबारा अपना केस सबमिट करना पड़ेगा। पाकिस्तान को एट द मोमेंट अपनी जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत अपने पाकिस्तान में पहले जियो टैगिंग करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ बासमती ग्रो हो रहा है, ताकि हम भी जाके क्लेम कर सकें दैट वी आल्सो ओन बासमती एज पर द प्रीवियसली एग्रीड एग्रीमेंट्स एज वेल एंड प्रेजेंट डे में भी हम प्रूव करेंगे कि बासमती इज ग्रोन इन पाकिस्तान और आज की नहीं कब की ग्रो हो रही है। 1928 से 1933 में जो काला शाकाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो उस टाइम बाय दैट टाइम जो उनका डायरेक्टर था वो ब्रिटिश था, तो ही मेड रिसर्च जिसमें और उस 5 साल रिसर्च में वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि PK370 इज द मदर ऑफ ऑल बासमतीज एंड इट इज ग्रोन इन कोलो तारड़ और कोलो तारड़ डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद में आता है।
अच्छा फैसल, ये भी बताएं कि अब हुकूमत ने तो ऐलान किया है कि वो भारतीय इक़दाम को चैलेंज करेंगे, तो वो किस तरह चैलेंज करेंगे, क्या उम्मीद रखी जाए, कब तक ये मामला आपको लगता है कि ये सेटल हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी डेडलाइन है जी 10 दिसंबर, क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से 90 डेज का टाइम होता है। उनके जो उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन जर्नल पब्लिश किया, दैट वाज ऑन द 10th of September। तो 90 दिन के अंदर तो एनीवेज वी हैव टू कंटेस्ट इट। और हुकूमत जो है वो बड़ा साथ दे रही है। हमारे रीप के नुमाइंदे भी इस बात से काफ़ी खुश हैं कि हर जहाँ पे भी जो दरवाज़ा हम जाके नॉक कर रहे हैं, ऑन ऑल डोर्स, ऑन ऑल फोरम्स, गवर्नमेंट इज़ फुली सपोर्टिंग अस। और जितना भी इन केसेस के ऊपर जो भी लागत वगैरह आएगी, गवर्नमेंट इज ऑल्सो गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी एग्री कर चुकी है दैट दे विल बेयर ऑल द फाइनेंशियल कॉस्ट। और इसमें चेयरमैन IPO से भी मिले और रज़ाक दाऊद से भी मिले, एंड बोथ ऑफ देम उन्होंने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है व्हिच इज बीइंग लेड बाय सेक्रेटरी कॉमर्स। तो उसके साथ मिलकर एंड बाय फ्राइडे वी हैव अ डेडलाइन कि तब तक हमने अपने जो लीगल पार्टनर्स हैं उनको हमने ऑन बोर्ड करके, तो उसके बाद फर्दर हम इसको एज सून एज पॉसिबल वी विल कंटेस्ट इट। एंड द गवर्नमेंट इज वेरी एग्रेसिव ऑन दिस बिकॉज दे नो दैट द टाइम इज रियली शॉर्ट। थैंक यू सो मच आपका मलिक साहब। कुछ इंसाइट भी इंफॉर्मेशन हमें आपसे गुफ्तगू में मिली, जो मीर वारिस शाह और ये सारे मामला जो हैं ज़ाहिर है हमारे नॉलेज में तो थे, लेकिन एक रिमाइंडर हो गया। और एट द सेम टाइम हम बासमती की जहाँ बात कर रहे थे, हम आपको पता है कि वज़ीर आज़म ने भी 1-2 मरतबा इसका जिक्र किया है। हमारा जो लोअर दीर का इलाका है, वहाँ जो जैतून है, जंगली जैतून पाया जाता है बेसिकली, लेकिन उस पर ऑलिव्स जो पाए जाते हैं उसमें अब ग्राफ्टिंग करके, दरख्त तो मौजूद हैं और मील हा मील मौजूद हैं, उसमें ग्राफ्टिंग करके जो इम्पोर्टेड जैतून के दरख्त हैं उनकी कलम लगाई जाती है और आगे से फिर वो नस्ल बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि बेस मौजूद है, उसमें आप बेहतर क्वालिटी वाला ऊपर फिट कर दें और उसको टेप कर दें, जिसे कहते हैं ना सर्जरी कर दें। मतलब हम अपनी एग्रो इंडस्ट्री भी अगर बढ़ाएं तो क्या क्या हो और सकता है? ये किया जा रहा है, किया जा भी रहा है। एक और चीज़ मैं कल देख रही थी, आई वाज ग्रोसरी शॉपिंग, तो मैं चीज़ की प्राइसेस देख रही थी और मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था कि हमारे यहाँ भी यार डेयरी प्रोड्यूसिंग कंट्री और डेयरी फार्मिंग हमारे यहाँ कितनी होती है, येट हमारी उससे आगे जो चीज़ें बनती हैं वो कितनी लिमिटेड है दुनिया में अगर आप देखें। और फिर जो थोड़े बहुत लोगों ने ऑन देयर ओन कर भी लिया और बिजनेस चला रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को आगे, चीज़ वगैरह बनाना, इट इज़ सो एक्सपेंसिव। हालांकि ये लिटरली हमारे लिए बहुत आसान, हर जो भी डेयरी फार्मिंग करता है दे शुड हैव बीन डूइंग इट। और मैं आपको लोअर दीर में ऑलिव की प्रोडक्शन का बता रहा था। अब तो मील हा मील दरख्तों की ग्राफ्टिंग करके उसे स्पेनिश या फिर दीगर जो बेहतरीन ऑलिव्स हैं उन दरख्तों पे कन्वर्ट किया जा रहा है। और विद इन अ फ्यू ईयर्स अगर ये ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट जो कि कामयाब है अब तक हो गया, तो पाकिस्तान एक ज़बरदस्त ऑलिव एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है और ऑलिव ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है। और कितना महंगा होता है ऑलिव ऑयल, कभी आप खरीदें तो। जो वीडियो थी, इस सारी वीडियो में अब्दुल्ला ने सिर्फ वो पीछे एक दरवाज़ा था जिस पे आजकल ये एक पुराने ज़माने का पता नहीं क्यों दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं, तो उस पर एकदम से नज़र आ गई। जब दिमाग में इंसान की कोई चीज़ हो ना, तो वो आप किसी सिनारियो में हो, आपकी नज़रें उसको ढूंढ रही होती हैं और वो चीज़ आपको उभर के सामने आ जाती है। तो जनाब ये जो स्निपेट थोड़ा सा कव्वाली का हमने सुना है, बड़े मेलोडियस लग रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, तो हम ये ज़रूर शामिल करेंगे, इनसे बात भी करेंगे और ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि इन कलाम सुने। और मैं वीडियो देख रहा था वैसे कव्वाली की, आपको याद है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान वाज द पायनियर जिन्होंने कव्वालियों की वीडियोस एक्चुअली अक्रॉस द बॉर्डर क्योंकि बहुत काम किया करते थे, तो तब जब आफरीन और ये सब वीडियोस आई थी तो यू नो प्रेसिडेंट ही सरप्राइज हो गए थे सारे लोग। बॉलीवुड मूवीज का इन्होंने म्यूजिक भी दिया था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने, और वो अभी तक लेजेंड वो म्यूजिक हॉलीवुड का भी दिया है। बिल्कुल, हॉलीवुड का तो दिया ही दिया। अच्छा जी, कुछ सियासी बातें पहले कर लेते हैं, बाकी सारी बातें बाद में। दिन भर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, दर्जनों तर्जुमानों के सैकड़ों ट्वीट और बात गद्दारी के मुकदमात तक आ पहुंची है हुकूमत। अपोजिशन की तहरीक दबाने के लिए बज़ाहिर जो कुछ कर सकती है कर रही है। मेरा बस मानना ये है कि अगर सारी एनर्जीज इसी तरफ सर्फ होंगी तो फिर जो एक्चुअल काम है, जो मुल्क की बेहतरी, तो फिर वो कब कौन करेगा? पूछ लेंगे अभी। पहले आपको बताएं जी, नवाज शरीफ के APC से खिताब के बाद हुकूमत की तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ तो है ही, दीगर अपोजिशन रहनुमा भी निशाने पर हैं। एक तरफ हुकूमती रहनुमा ये भी कहते हैं अपोजिशन कोई खतरा नहीं, मगर साथ ही पूरी तवानाइयाँ भी सर्फ कर रहे हैं। जरा सुन लें। आप पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ऐसा होने वाला नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना किसी भी हुकूमत का फर्ज होता है। अदालतें समझती हैं, उनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इदारे या तो उनसे डर के या उनसे इस बात के ऊपर
आकर के समझौता करें, उनके क्रिमिनल केसेस, उनके करप्शन के केसेस जो हैं वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा कोई ना उनकी तहरीक है ना उनकी सियासत है। इमरान खान जिसका नाम है वो असम्बली तोड़ देगा, इनको एनआरओ किसी कीमत पर नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा, ये उसका फैसला है। ये ची करें पी करें, ये जनाब कंटेनर पे चढ़े या ये किसी के पास भी जाए, ना करप्शन के केसेस के अंदर इनको रिलीफ मिलेगा और ना इनको एनआरओ मिलेगा। दूसरी जानिब लाहौर में नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के 40 से ज़ायद रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और बताएं आपको कि बदर रशीद नामी शहरी की जानिब से FIR में कहा गया है कि मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की तकारीर की हिमायत करके कानून तोड़ा है। मुस्लिम लीग नून ने इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो पाकिस्तान चलाया करते थे आज सारे बगावत के मुर्तकिब हो गए। हिम्मत है तो लगाओ हथकड़ी। मुस्लिम लीग नून हाजिर है, ये नाम आपने लिखे, हिम्मत है तो लगाओ सबको हथकड़ी और मुकदमा अवाम के सामने चलाओ। ये हथकंडे नहीं चलेंगे। आज तो मामला शुरू ही नहीं हुआ, तुमने तो आखिरी हरबा भी इस्तेमाल कर लिया। PDM इस हुकूमत से पाकिस्तान को निजात दिलाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐसी FIR का इल्म नहीं था और जब उन्होंने बताया तो वज़ीर आज़म ने नापसंदीदगी का इजहार भी किया। आई वंडर कि फिर वज़ीर आज़म को इल्म होना चाहिए था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, APC के बाद हुकूमत का ये बयानिया है कि अपोजिशन इत्तेहाद में दम नहीं है, लेकिन उसके बाद ये भी हो रहा है कि हुकूमत सियासी फ्रंट पर गैर मामूली तौर पर सरगर्म नज़र आ रही है। दर्जनों तर्जुमान रोज़ाना वज़रा अपोजिशन मुखालिफ बयानात दागते नज़र आते हैं। क्यों इतनी परेशानी है? एक्चुअली अपने काम पर तवज्जो दें। अगर नहीं है दम अपोजिशन के इत्तेहाद में तो इनको करने दें जो कर रहे हैं। फिर देखिए, परेशानी इसी बात की है कि जब आप हुकूमत में होते हैं, आपके एलाइज आपके साथ ज़रूर होते हैं, लेकिन जब पार्लियामान के अंदर मौजूद या ओवरऑल जो जमातें मौजूद हैं उनमें 11-12 जमातें इकट्ठी हो जाएं और उनमें से एक जमात ऐसी है जो कि बहुत बड़ी जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी अपोजिशन की जमात है, फिर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी एक माइट है, पॉलिटिकल माइट मौजूद है। बेशक वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते नंबर ऑफ़ सीट्स के अंदर, लेकिन ये फैक्ट है कि वो लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं और वो तलबा भी आ जाते हैं उनके मदरसा के। तो ये एक थ्रेट मौजूद है कि हुकूमत के लिए, और हुकूमत इसी को फोकस कर रही है। लिहाजा हुकूमत कोशिश करती रहेगी कि विद एवरी पासिंग डे जो ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, PDM जो है, इसकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाए, उस पर डेंट डाला जाए। जब कोई इनका जलसा अच्छा नहीं होगा, शो नहीं अच्छा होगा, शो ऑफ पावर वीक होगा, तो हुकूमत उस पर मज़ीद तनकीद करेगी। इसी तरह जैसे मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर केस अब इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। सो विद एवरी पासिंग डे हुकूमत तो ये करेगी, बिकॉज हुकूमत अपने इक़्तिदार को तभी आगे ले जा सकती है पुरसुकून तरीके से जब वो डिस्क्रेडिट करे इन तमाम जमातों के लीडरान को, इनके रहनुमाओं को। अच्छा मुनीब, बल्कि आपसे पूछना भी चाहेंगे कि बात इस वक्त इस हद तक आ चुकी है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों के खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। अब सोचें, दैट्स अ वेरी बिग इल्ज़ाम, और पर्चे भी काटे जा रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार बड़ा पुराना है लेकिन कभी ख़ास कामयाब हुआ नहीं है। तो एक दफ़ा फिर ये तरीक़ेकार आजमाया जा रहा है, तो क्या अचीव करना चाहते हैं इससे? देखिए, ये इसलिए आजमाया जा रहा है, बेसिकली सेडिशन है जो चार्जेस लगाए जाते हैं, हम उसको ट्रीजन में ले आते हैं। बेसिकली ये सेडिशन है, बगावत। अब ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज ये बहुत कन्वीनियंट है और सेलेबल है सियासी तौर पर भी। कोई शख्स जो कि अपोजिशन के अंदर है, वो एक बात कह रहा है, उस बात के अंदर वज़न है या नहीं, उसकी वो प्रिंसिपली बात कितनी ठीक है या नहीं, लेकिन क्योंकि वो शख्स ये बात कर रहा है, उनके ऊपर एक उनका पॉलिटिकल बैगेज भी है, केसेस भी हैं, कुछ जो करप्शन के मामलात हैं वो भी हैं, लिहाजा वो बैगेज इतना बड़ा है कि फिर जब वो शख्स उसूल की बात भी अगर करेगा, अगर उसमें कोई वज़न होगा भी, कतई नज़र इस बात के कि वो नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, तो अब बड़ी आसानी से कह दिया जाएगा कि जी ये लोग ये जो कर रहे हैं ये रियासत के मुखालिफ है या हुकूमत के मुखालिफ है, ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ के फरमाएंगे कि जो नवाज शरीफ कर रहे हैं बड़ा डेंजरस गेम है ये, और ये इंडिया की पुष्टपनाही की वजह से कर रहे हैं या इंडिया का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं,
तो ये बड़ी डैमनिंग बात है। और फिर कोई ना कोई, चाहे वो एक गुमनाम मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हो जिसने FIR कटवाई वो हो, या कोई और मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हो, या एक बहुत बड़ी तादाद मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों की हो, वो भी ये समझेंगे कि भाई ये बात तो ठीक है, मियां नवाज शरीफ ये बात कर रहे हैं, ये लोग PDM के अंदर बैठे ये बात कर रहे हैं और बाकी लोग तायद कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है आगे। बहुत शुक्रिया आपका मुनीफ फारूक। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं था ये गद्दारी वाला पर्टिकुलरली मामला और उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया है। तो लेट्स सी कि इस तरह की रिवायात कुछ तो हम माजी से सीखें, और हमने कल भी ये बात की थी कि हम माजी से बस यही सीखा है कि हम माजी से कुछ नहीं सीखते। Let's change ourselves and let's all strive for a better Pakistan, for the better future of Pakistan. Let's not even advise that. I'm sorry, लेकिन ये जो सारे सियासतदान हैं और politicians, politics in itself, it's such a game, और मतलब इतनी दूसरों को deceive करना भी हिस्सा है इसका और अच्छा माना जाता है। मतलब this is one thing जिसमें everything goes. तो ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का लगता है। पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट, उनकी भी एक पर्सनैलिटी अजीब सी हो जाती है। आई डोंट नो, मुझे अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये वाक़या हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर आप हेलमेट पहने, प्रोटेक्टिव गियर पहने, तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। और ऐसा ही हुआ है शहरियार मुनव्वर सिद्दीकी के साथ। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि अदाकार शहरियार मुनव्वर सिद्दीकी कुछ अरसे से सोशल मीडिया से दूर थे, तो अब उन्होंने बताया है कि इसकी वजह उनके साथ जो एक पेश आने वाला ट्रैफिक एक्सीडेंट था। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में अदाकार ने बताया कि वो चंद माह पहले मोटरसाइकिल पर गिलगित से हुंजा जाते हुए हादसे का शिकार हुए और उनका कंधा जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। उन्हें सर्जरी के लिए लंदन जाना पड़ा। शहरियार मुनव्वर ने सर्जरी की वीडियोस भी जारी की। मद्दाहों को मशवरा देते हुए उनका कहना था कि मोटरसाइकिल अच्छी सवारी है मगर ख़तरनाक भी है, लिहाजा इसे चलाते हुए तमाम हिफाजती गियर का ख्याल रखना चाहिए। मतलब इवन इफ़ यू आर वेयरिंग योर हेलमेट एंड योर नी पैड्स एंड व्हाटएवर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, उसके बावजूद अगर एक्सीडेंट हो तो आप इतने एक्सपोज्ड होते हैं कि इनका कंधा डिस्लोकेट हुआ, टूट गया, उसमें नट्स वगैरह डले हैं। द डॉक्टर्स हैड टू गिव हिम एन आर्टिफिशियल सपोर्ट इन द शोल्डर। उन्होंने ये लिखा बेसिकली कि अगर मैं ये हेलमेट वगैरह और तमाम प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना होता ना, तो खत्म सीन था। फिर तो बहुत ही बुरा सीन हो सकता था। इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं तमाम जो मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट्स हैं, जो इतने पुरखतर रास्तों पर जाते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ शहरों में लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, प्लीज़ हेलमेट पहना करें, बहुत ख्याल रखें। और फिर मोटरसाइकिल चलाना कुछ और होता है, गाड़ी चलाना कुछ और होता है। हर किसी के अपने अपने ख़तरे होते हैं। मोटरसाइकिल में आप बहुत एक्सपोज्ड हैं, तो उसमें इतनी वो शोखियाँ और वो उसमें ना मुब्तला करें। इट शुड बी रिडन जस्ट फ्रॉम टू गो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। उसके अलावा प्लीज़ और कुछ ना करें, बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छा जी, अगर तो ब्रेक नहीं ले रहे तो एक और वो मैं ऑनलाइन कैंपेन की बात कर रही थी, बता दूं? चलें ठीक है, आपको जल्दी से बता दें कि स्टार क्रिकेटर और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की अहलिया शनैरा अकरम ने कराची के साहिल पर बढ़ती गंदगी पर तशवीश का इजहार किया है। और एक ट्वीट में शनैरा का कहना है कि गंदगी से हमारा शहर बीमार हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारी समुद्री ज़िंदगी दम तोड़ रही है और बच्चे कचरे में खेल रहे हैं, विच इज़ सो ट्रू। और साथ जो उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं ना, ये कोई नया मंजर नहीं है हमारे लिए। इट्स जस्ट दैट वी हैव बिकम यूज्ड टू इट। और ये ऐसी चीज़ है जिससे आपको यूज्ड टू कतन नहीं होना, इसके अगेंस्ट तो पूरा एक मुहिम चलना ही चाहिए। तो साथ ही शनैरा ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें साहिल पर मौजूद गंदगी देखी जा सकती है। कल ही आपको याद होगा कि हमने अपने शो में दिखाया था कि किस तरह साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कराची सी व्यू के हालात देखकर इजहार अफसोस किया था। दिल घबरा जाए आपका देख के, मतली शुरू हो जाए, बदबू आपको महसूस हो घर पे अगर आप ये मंजर देख रहे हो। ये बदबूदार कचरा साहिल समुंदर पर बिछा हुआ है, ऐसे जैसे किसी ने रेत की तरह बिछा दिया। और ये कचरा किसी ने लाके डाला नहीं है, ये वो कचरा जो समंदर में फेंका गया है। और समंदर ने फिर ये हाई टाइड के बाद कचरा बाहर अपने समंदर ने भी कबूल नहीं किया इस कचरे को, आप सोचें। अच्छा, कल वाली वीडियो हमने वसीम अकरम की आपको दिखाई थी और जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली खुद को यानी हम सारे आवाम को ही जिम्मेदार ठहराया था कि ये गंद हमारी वजह से लगा है। इस पर बाय द वे बड़ी तनकीद हुई सोशल मीडिया पे। 2 राय थी जिन पे कहना था कि जब हुकूमत कोई चीज़ और प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई कैनिस्टर्स, कोई कैंपेन्स, कोई गार्बेज डालने की जगह,
तो आवाम फिर ये करे कि उनको भी पता चल जाएगा कि जी एक होती है लिटरिंग, ये लिटरिंग वाला कचरा नहीं है, ये वो कचरा है जो डेलिबरेटली समंदर में डंप किया गया और फिर ये कचरा वापस आया है। अब आप सोचें कि इसने समुंदर का हाल क्या किया होगा, उसके बाद समुंदर ने इसको उल्टी करके बाहर निकाला है। इट्स बैड फॉर पीपल लिविंग ऑन शोर, जो रह रहे हैं नज़दीक उनके लिए भी बुरा है, माहौलियात के लिए भी बुरा है, और जो पानी का हाल बीच में किया होगा तो सोचे मरीन मतलब है कि इस शहर में एंटरटेनमेंट का एक जरिया है समुंदर, खुदा का वास्ता उसको तो रोज सफाई करने और ये एंटरटेनमेंट नहीं होती कि आओ कचरा फेंकें जाके वहाँ। आपको बताएं कि कराची में ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा जो है वो सर्कुलर रेलवे एक बार फिर हुकाम की नज़रों में आ गया है और इस बार मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का वादा है। वादा तो खैर हमेशा ही होता है। नहीं हो गया नहीं। तो देखते हैं कि ऑब्वियसली ये वादा पूरा होगा कि नहीं होगा। अब्दुल्ला हैज ऑल हिज डाउट्स। पाकिस्तान रेलवे की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे के पहले मरहले में कराची सिटी स्टेशन से मंगो पीर तक 12 किलोमीटर ट्रैक बहाल हो चुका है और औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर के ट्रैक पर काम जारी है। दूसरे मरहले में औरंगी स्टेशन से गिलानी स्टेशन गुलशन इकबाल 7 किलोमीटर और तीसरे मरहले में गिलानी स्टेशन से ड्रिग कॉलोनी तक 9 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो बहाल किया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद में कैरेज फैक्ट्री का दौरा करके कोचेस की तैयारी का जायजा लिया। ये शुक्र है कोई सियासत के अलावा कोई काम भी करते हुए फाइनली हमें नजर आया। अपनी मिनिस्ट्री पे भी शायद इन्होंने तवज्जो दी है और बताया कि KCR के लिए वजारत रेलवे को 10 अरब रुपया मिला है। ये हमने 7 बनाई है, अभी ये 40 बनानी है। 3 महीने में इंशाल्लाह हम ये 40 बना लेंगे। 10 अरब रुपया हमें मिला है। कराची सिटी से मंगू पीर तक 14 किलोमीटर हमने ट्रैक बहाल कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे तो हम कल उस पे KCR चला देंगे। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। राना जावेद से जानते हैं। राना जावेद, बहुत अरसे बाद अचानक कराची सर्कुलर रेलवे का मामला उठा है। बताया जा रहा है कि अनकरीब इस पर पेशरफ्त नज़र आएगी। कौन काम कर रहा है इस पर, क्या पेशरफ्त मुतवक्के है? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट वी स्टिल हैव आवर डाउट्स। जी बिल्कुल, उम्मीद तो है कि इस साल के आखिर तक सर्कुलर रेलवे का एक फ़ेज़ कम से कम बहाल कर दिया जाएगा और ये हुकूमतों की दिलचस्पी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 6 माह के अंदर अंदर कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए। तो वो जो 6 माह की मुद्दत थी आइंदा 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी, साल पूरा हो जाएगा। तो इन 2 माह के अंदर अंदर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को मिलकर कम से कम एक जो ट्रैक है, एक फेज़ सर्कुलर रेलवे का, वो बहाल करना लाजमी है। तो ये उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में ये बहाल होने जा रहा है। सर अच्छा राना जावेद, बात बड़ी सिंपल सी है कि अब 2 माह में ट्रेनें चलाने की बात हो या चंद सालों में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का वादा, असल बात तो ये है कि ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। तो क्या अमली तौर पर ये डेडलाइन पूरी होती नज़र आ रही है आपको? जी, अगर मुकम्मल सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बात करें तो ये नामुमकिन है कि 2 माह में पूरा सर्कुलर रेलवे बहाल हो जाए। तो इसीलिए पहले मरहले में सिर्फ एक ट्रैक को बहाल किया जाएगा। सर्कुलर रेलवे जो टोटल जो इसका ट्रैक है वो 43 किलोमीटर है। ऑन ग्राउंड जो है 14 किलोमीटर है और एलोवेट जो है वो 28 किलोमीटर है। 24 स्टेशन होंगे और 5 लाख से ज़ायद अफराद एक दिन में सफ़र कर सकेंगे। तो ये मुकम्मल तो एक दिन में नहीं हो सकता। तो इसका हल ये निकाला है कि सिटी स्टेशन से लेकर मंगू पीर तक का जो स्टेशन है, जो कि तकरीबन 12 किलोमीटर का ट्रैक है, जहां सिटी स्टेशन, फिर माड़ीपुर और शाह लतीफ़ स्टेशन, बल्दिया टाउन और फिर मंगू पीर, ये जो एक ट्रैक है इसको फ़ेज़ 1 कहा जा रहा है। इसको बहाल कर दिया जाएगा और इस दौरान जो है जो रेलवे ट्रैक पर जो काम होगा वो उसकी फंडिंग वफाकी हुकूमत करेगी और जो मुतासरीन होंगे यानी कि जिनके घर यहाँ बने हुए हैं उनको उठाया जाएगा, उनको मुतबादिल दिया जाएगा। तो वो जो जिम्मेदारी होगी वो सूबाई हुकूमत की होगी। और राइट, राना जावेद हमें बता रहे हैं। राना जावेद, कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए सिर्फ एक ही मंसूबा तो काफ़ी नहीं होगा। ज़ाहिर है ऑरेंज लाइन है, रेड लाइन वगैरह का भी सुना ही था, ग्रीन लाइन तो पता नहीं कब शुरू होगी। तो उसकी कोई अपडेट है आपके पास? जी देखिए, ग्रीन लाइन के काम काफ़ी अर्से से रुका हुआ है। ऑरेंज लाइन को उससे लिंक करना था, वो भी काफ़ी अर्से से रुका हुआ है। फिर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कई बार कराची में ट्रांसपोर्ट सर्विस को बेहतर करने के लिए कई बसों का ऐलान किया गया, लेकिन वो ही अभी तक वादे पूरे नहीं हो सके। तो मज़ीद जो ट्रांसपोर्ट्स की लाइन बनाने का ऐलान करते हैं, मनसूबे बनाते हैं, वो फ़िलहाल कागज़ों तक ही महदूद हैं। और ये सर्कुलर रेलवे ही एक वाहिद ऐसा इशू है कि जिस पर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों एक दूसरे से ताउन कर रही हैं। अदरवाइज़ जो बाकी ट्रांसपोर्ट के मनसूबे हैं वो सिर्फ कागजों के नजर हुए हैं। जी चलें, अब हम तब बात करेंगे जब इस पे एक्चुअली कोई पेशरफ्त होगी, शुरू हो गई है। क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी दफा इस पे काम शुरू हुआ है और फिर पता नहीं क्या होता है। फिर ग्रीन लाइन ही आपके सामने है कि अब तक नहीं चल सकी। स्केप्टिकल के आपको तो यकीन ही है, मतलब है कि ग्रीन लाइन ही अब तक नहीं चल सकी, बड़े अरसे से काम उसी पे रुका हुआ।